अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद अंदलीब और आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूं आप इनको देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको मैं इनका तारुफ़ करवाऊं तो एक बड़ी ही मेहनत, जद्दोजहद और स्ट्रगल की एक दास्तान है। लेकिन उससे पहले इतना सा मैं ज़रूर बताऊंगा कि ख़ास तौर पे उन पाकिस्तानियों के लिए, उन लोगों के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान में एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान भर में एक बहरान है या मास्क नहीं मिल रहे, तो ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने कई लाख मास्क जो है वो डोनेट किए लोगों को। पहले इससे शुरू करेंगे और फिर आपको इनकी सारी दास्तान तक लेके जाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र बख्तावरी साहब, एक मारूफ और मशहूर शख्सियत हैं, बड़े अदब दोस्त हैं। सर, ओवर टू यू। थैंक यू अंदलीब साहब। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपना तारफ़ अंदलीब के हवाले से कराया, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा शेर याद आ गया। अंदलीब मिल के करें आहुजारियाँ, तो हाय गुल पकार मैं चिल्लाऊँ हाय दिल। तो मकसद ये है कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में, दुनिया में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो हाय गुल पकार मैं चिल्लाऊँ हाय दिल, तो मिल के करते हैं आहुजारियाँ। तो मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर बहुत से अलमिये हैं और दुनिया भी एक कोरोना के अलमिये से गुज़र रही है। और मैंने ये कोशिश की कि इस बहरान में जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है उसको हमेशा बुरा भला कहा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो बहुत से अस्पताल चला रही है, खैराती इदारे चलाती है। इस मुल्क की पूरा का पूरा जो निज़ाम है, मईशत है, वो हमारे टैक्सों से चलती है। लेकिन इसके बावजूद कभी भी बिज़नेसमैन को एज ए रोल मॉडल हमारे माशरे में प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। तो मैंने छोटी सी कोशिश की है कि हम लोगों के अंदर मुफ्त जो है वो जो ये मास्क हैं ये तकसीम करें और एक गुडविल जो है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, और इसको देखा देखी और भी लोगों ने मुल्क भर के अंदर इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि ये जो कोरोना का जो बहरान है, ये जो वायरस है, इसके ख़िलाफ़ पूरी कौम को इकट्ठा होना होगा, हर किस्म की सियासत से, तफरीक से। देखिए ना, हमारा मुल्क जो है ये दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ही पोटेंशियल रखता है, और ये मुल्क ऐसा मुल्क है जो दुनिया के अंदर बहुत बड़ी माशी ताकत बन सकता है, एशियन टाइगर बन सकता है। इसके अंदर देखिए, इसके 1000 किलोमीटर का समुंदर का इसका साहिल है। दुनिया के अंदर बहुत से मुल्क हैं जो लैंड लॉक हैं। इसकी एक तरफ दुनिया के 2 इतने बड़े मुल्क हैं, एक चीन और भारत, जिनकी तकरीबन 2.5 अरब से ज़्यादा की आबादी है। मतलब पूरी दुनिया का 1/3 तो हमारे इधर मौजूद है। और फिर हमारा जो समुंदर है ये पूरे सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड सेंट्रल एशिया, और फिर इधर ईरान और इधर वेस्ट, पूरा मिडल ईस्ट, एक दरवाज़ा है पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान जो है। और इस दरवाज़ा जो है इसको हमने बहुत इंटेलिजेंटली इस्तेमाल नहीं किया, और इसको दानिश के साथ, हिकमत के साथ अपनी इस जोग्राफाई जो हमारी लोकेशन है इसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, और हमने अपने आप को बंद रखा है अब तक। और जब हमने इसको खोलने की कोशिश की है सी पैक की सूरत में, तो हमारे ऊपर ऐसी उफ्तादें आनी शुरू हो गई हैं, ऐसी मुसीबतें आनी शुरू हो गई हैं, ऐसे बहरान आने शुरू हो गए हैं। तो ये सारे का सारा एक तारीख़ का अमल है। जब आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि जो पहली जंग अज़ीम है और उसकी इब्तिदा, लोग कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन असल में जो पहली जंग अज़ीम थी उसकी इब्तिदा उस वक़्त से उसके ताने बाने बनने शुरू हो गए थे जब 1888 में जर्मनी ने, और उस वक़्त की जो खिलाफत उस्मानिया थी, जो टर्की जो जिसका हेड था और ये पूरा मशरिक़ वस्ता उसके कंट्रोल में था, तो उस वक़्त जो खिलाफत उस्मानिया और जर्मनी ने जर्मनी से बगदाद और बसरा तक रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा किया था। और ये जो कनेक्टिविटी है ना, ये दुनिया में जब कभी भी 2 मुल्क अपने दरमियान रेल के ज़रिए, सड़क के ज़रिए कोई कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया की जो बालादस्त ताकतें हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती। इसी तरह से आप देखा फिर खिलाफत उस्मानिया के भी टुकड़े हो गए, और जो था आपका जर्मनी जो था दूसरी जंग अज़ीम के बाद वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। फिर रूस ने, जब सोवियत यूनियन था तो उसने कराची तक गर्म पानी तक जाने की कोशिश की, तो आज वो भी जो है उस ख्वाब की तकमील नहीं कर सका, और वो भी टूट फूट कर 20 से ज़्यादा मुल्कों में तकसीम हो गया। और इसी तरह से अफ़गान जो है वो भी तक उस बहरान से गुज़र रहा है।
तो अभी पाकिस्तान सी पैक के हवाले से आगे बढ़ रहा है, इसमें बड़े अंदेशे हैं, बड़े ख़तरात हैं, हमें बड़ी दानिश के साथ, हिकमत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ये कोरोना जो है ये उसी जो है ना, जो मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये एक दुनिया पे जो बहुत बड़ा बहरान आ रहा है, ये उन्हीं सिलसिलों की एक कड़ी है। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में ये भी गुफ्तगू चल रही है कि लोगों ने मास्क ज़ख़ीरा किए या महंगे करके बेचे, और बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स पे अभी भी ये बात चल रही है कि जो दूसरी एशिया हैं कोरोना के रिलेवेंट, जिनसे आपने हाथों को साफ़ करना है, अपने आप को सेफ रखना है, वो भी महंगे करके बेचे जा रहे हैं। इस पर आप लोगों को क्या पैगाम देंगे इस वक्त इतने मुश्किल वक्त में? देखिए, बात यह है कि ये जो कंसेप्ट होता है ना, देखिए दुनिया जो है ना, ये सप्लाई और डिमांड पे चलती है। जब भी कोई चीज़ होती है, अगर उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, और अगर कोई चीज़ कम मिकदार में है, डिमांड ज़्यादा है, तो नेचुरली उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन आप उसका सारे का सारा जो मलबा है वो हम जो है वो उस दुकानदार पर डाल देते हैं, उस बिज़नेसमैन पर डाल देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है। तो ये समझाने की ज़रूरत है कौम को कि अगर आप मिसाल के तौर पर गोश्त महंगा हो गया है, तो हमारे मीडिया को कौम को ये समझाना चाहिए ना कि गोश्त कम खाएं, लोग अपनी जो डिमांड है उसको कम कर दें, गोश्त का रेट खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं इनको कंट्रोल करने के और भी तरीके हैं। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। अगर इस वक्त हम स्पेसिफिक सिनेरियो की बात करें तो जाहिर है अब ये हर मास्क लोग कहते हैं हर बंदे को पहनना है, इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा, सैनिटाइजर जो है मार्केट में महंगे कर दिए गए। नहीं, देखिए हर बंदे को तो मास्क पहनना भी नहीं है। देखिए ना, हर कोई ये कह रहा है कि ये मास्क उसको पहनना है जो वायरस का मरीज़ है, जो कोरोना वायरस का मरीज़ हो चुका है, उसको मास्क पहनना चाहिए। लेकिन अगर हिफाजती तौर पर जो लोग ऐसी जगहों पर मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इन कांटेक्ट आ रहे हैं, अगर वो मास्क पहन भी लें तो कोई इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। आपने जो इतने मास्क तकसीम किए उसके पीछे क्या फ़लसफ़ा था? मैंने तो आपको बताया ना, मेरा फ़लसफ़ा यही था कि इस मुल्क के अंदर जो बिज़नेसमैन है उसको एज ए रोल मॉडल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए माशरे में, और लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि जो बिजनेसमैन है वो आपके दुख और दर्द में आपके साथ खड़ा हुआ है। तो आपने कितने मास्क तकसीम किए बताएंगे हमें? मतलब कि तकरीबन मैं इसको फिगर में बताना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल में 1 लाख तक हम मास्क या मुफ्त तकसीम कर चुके हैं। क्या बात है! क्या नाज़रीन, ये वो पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा है जो इस तरह के लोग भी हैं जो आम लोगों के बारे में सोचते हैं, जो आम लोगों के एहसास रखते हैं। अब ज़फ़र बख्तावरी साहब, आप खुद अपने बारे में बताएं। आपकी एक बड़ी जिद्दोजहद है, आप यहाँ तक पहुँचे, और माशाल्लाह कि आप बड़े एक बिज़नेस को हेड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप बड़े अदब दोस्त हैं, आप खुद लिखते भी हैं। तो कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ, और इसमें वो तजर्बाती चीज़ें बताएं जो हमारे ऑडियंस के लिए बड़ी जो है वो मुनाफा बख्श हो सकती हैं। देखिए, वो बातें मैं अक्सर करता भी रहता हूँ और चलती भी रहती हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक कहता हूँ बात कि हमारा जो नौजवान नस्ल है वो इस पाकिस्तान को आइडियलाइज़ नहीं करती, और जब तक हमारी नौजवान नस्ल और ख़ुसूसन हमारी जो ख़वातीन हैं, देखें ना, वो भी इस मुल्क को आइडियलाइज़ नहीं करती, और हमारी नौजवान नस्ल भी इसको आइडियलाइज़ नहीं करती। वो पाकिस्तान को ना एक महफूज मुल्क समझती हैं, पुरअमन मुल्क समझती हैं, और वो पाकिस्तान को अपनी मुस्तकबिल के लिए, रहने के लिए भी वो समझते हैं कि यहाँ पर वो इम्कानात मौजूद नहीं हैं उनकी माशी तरक्की और माशी खुशहाली के। तो ये जब तक हम पाकिस्तान को अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक आइडियल मुल्क नहीं बनाते, मैं समझता हूँ कि मेरी नस्ल जो है, जिसका मैं ज़िम्मेदार एक शख्स हूँ, तो हमारी नस्ल उसमें नाकाम रही है कि हमने अपनी आने वाली नस्ल को वो पाकिस्तान जिसका उनको आइडियल होना चाहिए था उसको बनाने में नाकाम रहे हैं। इसमें हम सब ज़िम्मेदार हैं, मेरी नस्ल ज़िम्मेदार है, और मैं इस चीज़ पे फोकस करता हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी पूरी जो आने वाली नस्ल है, और हाँ, ये हर पाकिस्तानी का ये फ़ोकस होना चाहिए, हमारे इक़्तिदार के जो अंदर लोग बैठे हुए उनका ये फ़ोकस होना चाहिए कि हमारी आइंदा की नस्ल को एक महफूज पाकिस्तान और एक खुशहाल पाकिस्तान देकर जाएं, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो इसको अपना आइडियल बनाएं। तो आपने जो ज़िंदगी में तजर्बात किए, आपने बड़ा ज़ीरो से शुरू किया अपने आप को, उसके लिए आप ये कहते हैं कि हर पाकिस्तानी को यहाँ अपॉर्चुनिटी है और उसको पाकिस्तान छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उसमें आपको क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आई, अगर उसकी आप समरी पेश करें? देखिए, मैंने जब अपनी तालीम मुकम्मल की तो मैंने MA उर्दू करने के बाद मुझे ग्रेड 17 की जॉब ऑफ़र हुई पब्लिक सर्विस कमीशन से, और मैंने उस जॉब को, उस नौकरी को करने की बजाय अपना एक छोटा सा कारोबार जो था उसको करना ज़्यादा मुनासिब समझा। और आज अल्लाह के फजल व करम से इब्तदाई दौर में मुश्किलात भी थी,
लेकिन आज मैं तरक्की के एक ऐसे जगह पर पहुंच चुका हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से मैं एक मिसाली बिजनेसमैन हूं और लोग मेरी मिसाल देते हैं। और मैंने ये सारा सफ़र मेहनत से और दयानतदारी के, इसके अलावा कोई ज़िंदगी में मेहनत और दयानतदारी जो है वो आपकी तरक्की का जीना है। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट ज़िंदगी में इसके अलावा इसका कोई मुतबादल नहीं है। लोग बात करते हैं, इमरान खान ने जब ये बात की कि सरकारी जॉब्स को छोड़ के बिजनेस के पीछे जाएं तो बड़ी उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। उस वक्त तक आप अगर सरकारी जॉब ले लेते, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो आज आप अपने आप को कहाँ रेट करते हैं? और अगर आज मैं एक सरकारी जॉब से रिटायर हो चुका होता तो आज जो मैंने देखे ना, जब एक आप कारोबार करते हैं, आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। इस वक्त हमारे अदारे में डी वाटसन में मतलब कम अज़ कम 1000 के करीब तमाम ब्रांचेस पर मुलाजम हैं जो हमारे स्टाफ है हमारा, तो जो काम कर रहा है हमने उनको जॉब प्रोवाइड किया है। हम गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का टैक्स अदा करते हैं, मुल्क की इकानमी के अंदर हमारा अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और ज़िंदगी में देखें ना, यही चीज़ें हैं। अब बिजनेसमैन जो है ना, वो जब तरक्की करता है, वो जब खुशहाली की तरफ मंजिलें तय कर रहा होता है, तो लोगों को थोड़ा सा बिजनेसमैन की तरक्की जो है ना, वो हालांकि दयानतदारी से, मेहनत से अपनी तरक्की का सफ़र है वो आगे बढ़ता है, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और हमेशा बिजनेसमैन को, चाहे वो कितना ही दयानतदार हो, कितना ही मेहनती हो और कितनी ही उसने स्ट्रगल की हो, उसको हमेशा जो है ना पॉजिटिव वे में नहीं देखा जाता और उसको एज ए रोल मॉडल प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हमारे रोल मॉडल बिजनेसमैन, जब तक हम बिल गेट्स जैसे लोग जैसे हैं, मगरब ने अपने जो रोल मॉडल्स होते हैं उनको प्रोजेक्ट करते हैं, वो उनके हीरोज़ हैं, कौमी हीरो हैं, आलमी हीरो हैं। तो पाकिस्तान में हमारा मीडिया, हम सब मिलके, हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी बिजनेसमैन को एज ए रोल मॉडल क्यों नहीं प्रोजेक्ट करते? हम रियाज मलिक को क्यों एज ए रोल मॉडल प्रोजेक्ट नहीं करते? हम एस.एम. मुनीर को और इफ्तिखार अली मलिक जो हमारे बिजनेसमैन हैं, मियाँ मनशा जो है हमारा बिजनेस का रोल मॉडल है, हम इनको क्यों प्रोजेक्ट नहीं करते? हम हमेशा मलिक रियाज की तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने केसेस अटेंड किए सुप्रीम कोर्ट में, तो सारी कराची की अच्छी लैंड उधर प्लज की है बलूचिस्तान के पहाड़ों के साथ, तो वो उसके पीछे तो बड़ी एक तकलीफ दास्तान है। हर बात के देखिए ना आबिद भाई, हर बात के दो पहलू होते हैं। देखिए, अगर जो मलिक साहब हैं ना, उनका जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है रियाज मलिक का, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आज भी मैं इस बात पर मेरा ईमान है कि अगर पाकिस्तान के जो सिख अदारे हैं, रेलवे है, PIA है, स्टील इंडस्ट्री है, इस तरह के और अदारे हैं, अगर आप इनको दे दें, इनके हवाले कर दें, तो आप पाकिस्तान के सारे कर्जे जी वो 5 साल में उतार देंगे। पाकिस्तान के ये सिख अदारे जो हैं वो तरक्की की आगे तीर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है कि पाकिस्तान आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। और आज अगर आप मुझसे पूछते हैं कि तुर्की, UAE और सिंगापुर की खुशहाली का, तरक्की का सबसे बड़ा राज क्या है, तो उसका सबसे बड़ा राज जो है ना, 1 सेंटेंस में अगर आप मुझे पूछेंगे तो एयरलाइन है। टर्की इस वक्त दुनिया के अंदर, उसके अंदर 400 डायरेक्ट डेस्टिनेशन है। दुनिया के 400 ममालिक में टर्किश एयरलाइन जो है उसकी डायरेक्ट फ्लाइट जा रही हैं। और हम जो है, पाकिस्तान जो है, हमारी PIA वो उसकी 10 डेस्टिनेशनें भी नहीं है। टोटल 32 जहाज है सारे। जहाज़ों नहीं, 32 भी नहीं है, बहुत थोड़े जहाज है। जहाज़ों की बात मैं कर ही नहीं रहा। हमारे मुल्क से दुनिया, एक वक्त था कराची जो है इस पूरे रीजन का हब था, जो अब दुबई ट्रांसफ़र हो चुका है। हमें पाकिस्तान को एयरलाइंस का एक हब बनाना है, और जब तक दुनिया भर के मुसाफिर यहाँ से, कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर से ट्रैवल नहीं करेंगे, पाकिस्तान आगे तरक्की की तरफ नहीं बढ़ सकेगा। मैं यही कहता हूँ कि मुझे अभी टर्किश एम्बेसडर हमारे इस्लामाबाद चैम्बर में आए हुए थे, तो वो मुझे बता रहे थे, हम सबको बता रहे थे कि यार एक हमारे साथी ने दुशंबे जाना था, तो वो यहाँ दुशंबा, यहाँ से 1 घंटे की फ़्लाइट है, ताजिकिस्तान का कैपिटल है। पाकिस्तान से वो इस्तांबुल गया है 5 घंटे का सफ़र करके, और फिर वहाँ से वापस आया दुशंबे के लिए 3 घंटे का सफ़र करके, और इसमें उसके 2 दिन लग गए हैं। फ़्लाइटें इस तरह तो नहीं एकदम आगे से मिल जाती हैं। तो ये पाकिस्तान जो है ना, इसको अजीबो गरीब किस्म के मसाइल में दोचार कर दिया गया है। पाकिस्तान आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, कनेक्टिविटी इसकी नहीं होने दे रहे, चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी है। अब देखिए कि वक्त था ईरान के रास्ते लोग यहाँ से लंदन तक सफ़र किया करते थे, ये कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। काबल का वहाँ पर अमन नहीं है, ये हमारी कनेक्टिविटी काबल के रास्ते भी ख़त्म हो चुकी है। बाई एयर हमारी जो कनेक्टिविटी है दुनिया के साथ, हमारी PIA को ख़त्म कर दिया गया है। और
ये जो क्या कहते हैं टेररिज्म के बहाने, दहशतगर्दी के बहाने बैन अल-अक़वामी जितनी एयरलाइंस हैं उन्होंने पाकिस्तान को अपनी डेस्टिनेशन के तौर पर ख़त्म कर दिया है। तो ये क्या है, पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं ताकि ना कोई आवे ना कोई जावे। तो ये मतलब कि एक ऐसा बहरान है, यहीं से माशी बहरान की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें जब तक हमारा माशी बहरान ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम अपनी एयरलाइन को एक्टिवेट नहीं करते, मैं समझता हूँ कि जो हमारे इमरान खान है वज़ीर आज़म, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है और हमारी जो एक स्ट्रिक्ट वीज़ा पॉलिसी थी उसको भी उन्होंने जो है ना बेहतर किया है। और आज वीज़ा पॉलिसी भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, क्योंकि अगर आपकी एयरलाइन जो है अगर उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हुई है, लेकिन अगर आपकी वीज़ा पॉलिसी सॉफ्ट नहीं है तो ज़ाहिर है कि फिर मुसाफिर जो है वो सफ़र नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इनका एक बड़ा रोल है, डायरेक्ट फ़्लाइट और सॉफ्ट वीज़ा पॉलिसी। तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए अगर हम इस एक चीज़ पर काम शुरू कर दें और पाकिस्तान को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दें, हमारे जो सारे लोग हैं जब वो ट्रैवल करते हैं तो या यहाँ से दुबई जाते हैं, कतर जाते हैं, इस्तांबुल जाते हैं, फिर यहाँ से थाईलैंड जाते हैं और फिर वहाँ से आगे से फ़्लाइट लेकर जाते हैं। ये कितना मुश्किल है, ये वही शख्स समझता है जो सफ़र करता है। कितना ज़्यादा उसको मतलब कि पैसे देने पड़ते हैं, वक्त कितना ज़ाया होता है। ये ऐसी ही बात है ना कि अगर आपने पेशावर जाना हो तो आप यहाँ से कराची जाएँ और फिर कराची से फिर पेशावर जाएँ। अगर आप ये बाई रोड आपको करना पड़े तो आपके लिए कितनी अजियत का बायस होगा। इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर जो कनेक्टिविटी है, पाकिस्तान इसी किस्म की मुश्किलात से दो चार। बख्तावरी साहब, आप आखिरी क्वेश्चन कि ज़ीरो से आपने शुरू किया और आप माशाल्लाह अरबपति बन गए, वो एक जुमला बता दे कोई जो आम इंसानों के लिए हो कि सिर्फ़ और सिर्फ ये फार्मूला है, इस्तिकामत है, वो दयानतदारी है, वो लगन है, वो क्या चीज़ है जो इंसान को यहाँ तक लेके आती है? मेहनत और दयानतदारी, ये दो चीज़ें जो है ना हर बंदे को, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में इन दो चीज़ों पर अमल करना चाहिए। तो वो ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी है, जिस जगह भी है, जिस प्रोफेशन में भी है, वो तरक्की जो है वो खुद ब खुद उसका बढ़कर उसके कदम चुमेगी। ये आपका नुस्खा है और बड़ा आसान तरीन नुस्खा है। नाज़रीन, ये आपने बड़ी खूबसूरत बातें सुनी। ये हर उस इंसान के लिए जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, जो मेहनत पे यकीन रखता है, जो मेहनत की अज़मत पे यकीन रखता है, उसके लिए मेरे ख्याल में इससे खूबसूरत जुमला नहीं हो सकता। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और हसद न कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।